गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउस द जोश। चलो, ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या दोस्त? अभी तक हम सप्लाई चैप्टर में स्केड्यूल नंबर 1 देख चुके हैं और स्केड्यूल नंबर 3 देख चुके हैं। सर स्केड्यूल नंबर 1 क्या था? फटाफट से एक बार रिवाइज करा दो यार। स्केड्यूल 1 ये कहता है कि अगर एक्टिविटी है, बिजनेस है और अगर कंसिडरेशन ना भी हो तब भी वो जो गिवन एक्टिविटी वो क्या बनेगी? सप्लाई। ऐसी हमने कितनी एक्टिविटी देखी थी सर? 4। पैरा नंबर 1 क्या कहता था? पैरा नंबर 1 ये कहता था परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। पैरा नंबर 2 क्या कहता था? सर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। सर भला ये रिलेटेड पर्सन क्या होता है? तो हमने देखा था कि रिलेटेड पर्सन में क्या क्या आता है सर? पार्टनर्स आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में 25% या उससे ज्यादा हिस्सा होल्ड करती है और इधर भी 25% और उससे ज्यादा होल्ड करती है तो ये दोनों कंपनी आपस में क्या कहलाएंगे? रिलेटेड। एक पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थर्ड पर्सन को कंट्रोल करेगा तो रिलेटेड पर्सन। और फैमिली की डेफिनेशन याद है क्या सर? फैमिली में हमने देखा था स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑलवेज द पार्ट ऑफ फैमिली, पर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर ये फैमिली का पार्ट तभी बनेंगे अगर वो डिपेंडेंट रहेंगे। फिर सर डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में क्या देखा था दोस्त? डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब होता है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है, एमपी का अलग, महाराष्ट्र का अलग, यूपी का अलग, तो ये सब आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। भले ये एक ही इंसान के रजिस्ट्रेशन है, भले साहिल सर का ही अलग अलग बिजनेस है, एक एमपी में, एक महाराष्ट्र में और एक यूपी में, पर जीएसटी की दुनिया के हिसाब से ये सब आपस में क्या कहलाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन। थर्ड हमने देखा था क्या? प्रिंसिपल और एजेंट। पर प्रिंसिपल और एजेंट में सर्विसेज था कि गुड्स था? गुड्स। तो सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट एंड वाइस वर्सा फॉर कंसीडरेशन की नॉट कंसीडरेशन। सर अगर कंसीडरेशन ना भी हो तो ही हम स्केड्यूल नंबर 1 की बात करते हैं। अच्छा कौन सा एजेंट था? कौन सा एजेंट था? सच्चा एजेंट। सच्चा एजेंट मतलब वो एजेंट जो इनवॉइस अपने नाम पे इशू कर रहा। फिर हमने देखा था फोर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का पूरा चार्ट ध्यान रखना। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर विथ कंसिडरेशन है तो चाहे बिजनेस हो चाहे पर्सनल हो कुछ मैटर नहीं करता, पर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है विदाउट कंसिडरेशन है तो विदाउट कंसिडरेशन में ये देखना पड़ेगा क्या रिलेटेड पर्सन है, और दूसरी एक और चीज क्या देखनी पड़ेगी? बिजनेस यूज है या नहीं। ठीक है। स्केड्यूल 1 के बाद हमने देखा था स्केड्यूल नंबर 3। स्केड्यूल 3 कहता है कि सर एक्टिविटी भी है, बिजनेस भी है, कंसिडरेशन भी है, पर फिर भी स्केड्यूल 3 में जो सारी एक्टिविटीज फॉल करेगी उसे हम कहेंगे नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट का मतलब है वो सप्लाई नहीं माना गया है। क्योंकि वो सप्लाई नहीं माना गया है इसलिए उसके ऊपर कभी भी जीएसटी की बातें नहीं होगी। तो सर स्केड्यूल 3 में क्या क्या पढ़ा था? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है। फिर हमने स्केड्यूल नंबर 3 में और क्या क्या पढ़ा था? कोर्ट और ट्रिब्यूनल। कोर्ट इंक्लूड्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, इनफैक्ट अगर आप कोई पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशन की होल्ड कर रहे हो, एग्जांपल प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूपीएससी का चेयरमैन। और एक और चीज हमने पढ़ी थी कि मेंबर और चेयरमैन ऑफ अ गवर्नमेंट बॉडी। फिर और सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। सर लैंड पे तो कभी जीएसटी की बात नहीं होगी, पर बिल्डिंग पे जीएसटी की बात होगी अगर पैसा ओसी और सीसी के पहले आ चुका है। अगर थोड़ा सा एडवांस अमाउंट भी ओसी और सीसी के पहले आ चुका है तो हम पूरी बिल्डिंग पे जीएसटी की बात करेंगे। इसके बाद सर फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमाटोरियम इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड पर्सन। ठीक है, अभी मैं आ रहा था मैंने यही देखा। ठीक है, फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमाटोरियम इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड पर्सन।
उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे सर अमेंडमेंट भी आए, एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में क्या क्या आता है? लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, कसिनो, ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग। ठीक है, इसके बाद सर हमने देखा था 243G और W में कोई भी सर्विसेज जो म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत देती है वो भी हमारा कवर हो जाएगा। शेड्यूल नंबर 3 में तो नहीं, पर अलग से इसका सर्कुलर आया हुआ है। फिर एक और देखा था इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ ट्रक्स, ट्रॉला। इसके अंदर सर ट्रक्स जो मूव हो रहे हैं इसके ऊपर कोई जीएसटी की बातें नहीं होती है, पर वो जो रिपेयर हो रहा है उसके ऊपर होती है। ट्रक के अंदर एक छोटी ट्रक जा रही है, वो छोटी ट्रक बिकने के लिए जा रही है तो उसके ऊपर होगा। बोलो बात क्लियर है? और लाइसेंस में हमने देखा था कि सर जो बाटली का लाइसेंस है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लाइसेंस पे कोई जीएसटी की बातें नहीं होती। यहां तक की बातें क्लियर है? सर कंपोजिट और मिक्स सप्लाई भी आखिरकार बता ही दो। तो कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई क्या होता है? कंपोजिट सप्लाई मतलब बंडल हो, बंडल हो, उस बंडल में सर एक तो क्या हो? प्रिंसिपल। बंडल कौन सा हो? आर्टिफिशियल या नेचुरल? नेचुरल। प्रिंसिपल हो, नेचुरल बंडल हो, और दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। पर एक चीज याद रखना, सबका रेट अलग अलग नहीं है, सबका रेट एक ही है। उसे बोला जाता है क्या? कंपोजिट सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन इज ऑलवेज सोल्ड विद बैटरी। फॉर एग्जाम्पल होटल की सर्विसेज हो गई, फॉर एग्जाम्पल फ्लाइट की सर्विसेज हो गई जहां पे आपको ब्रेकफास्ट दिया जा रहा है, ये सब कंपोजिट सप्लाई है जहां पे जो प्रिंसिपल सप्लाई का जीएसटी का रेट है वही लगेगा पूरे के पूरे होल बंडल पे। फिर हमने देखा था मिक्स सप्लाई। सर मिक्स सप्लाई में भी दो या दो से ज्यादा रहता है, पर मिक्स सप्लाई में क्या बंडलिंग नेचुरल होती है या आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल। और मिक्स सप्लाई में एक और चीज याद रखना, कौन सा रेट लगाएंगे? हाईएस्ट रेट लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि सर नाइदर कंपोजिट नॉर मिक्स, अगर सबका अलग अलग रेट गिवन है, सबका अलग अलग रेट गिवन है और सबका स्पेसिफाइड अमाउंट भी दिया है, तो ये नाइदर कंपोजिट नॉर मिक्स, जैसा जैसा रेट दिया है वैसा वैसा जीएसटी की बात करेंगे। सर सर्कुलर भी रिवाइज करा ही दो। तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री के केस में हमने क्या देखा था? अगर प्रिंटिंग इंडस्ट्री के केस में सर दो बातें होती है, आप प्रिंट क्या करा रहे हो? बुक प्रिंट करा रहे हो, एनुअल प्रिंट करा रहे हो, क्या प्रिंट करा रहे हो? अगर बुक एनुअल रिपोर्ट प्रिंट करा रहे हो तो यहां पे इंपॉर्टेंट प्रिंटिंग है, तो प्रिंटिंग को कंपोजिट सप्लाई में मेन एलिमेंट माना जाएगा। पर अगर एनवलप है, कार्ड है, टिश्यूज है, नैपकिन है, यहां पे सर वो कार्डबोर्ड की कीमत है तो यहां पे वो जो पेपर है वो इंपॉर्टेंट माना जाएगा। फिर हमने देखा था रीट्रीडिंग ऑफ टायर। रीट्रीडिंग ऑफ टायर में दोस्त हमने क्या देखा था कि सर अगर आप रीट्रीडिंग ऑफ टायर की सर्विसेज लेते हो तो उस केस में इसे सर्विस माना जाएगा। और अगर आप रीट्रीडेड टायर खरीदते हो, मतलब ऐसा टायर जिसपे ऑलरेडी रबड़ चढ़ा हुआ है, तो उसे माना जाएगा गुड्स। फिर हमने बात करी थी हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल में आपको ध्यान है क्या कि सर हॉस्पिटल भी कंपोजिट सप्लाई है। अगर पेशेंट एडमिट हो रहा है और एडमिट के साथ साथ हॉस्पिटल की सर्विस, नर्स की सर्विस, फूड की सर्विस, ये सब कंपोजिट सप्लाई है। यहां पे प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है? हॉस्पिटल की सर्विसेज। तो जो जीएसटी का रेट हॉस्पिटल पे रहेगा वही पूरे के पूरे बंडल पे लग जाएगा। फिर हमने एक नया सर्कुलर देखा था थिएटर के लिए। सिनेमा और थिएटर का क्या सर्कुलर आया था सर? सिनेमा और थिएटर का बस इतना सर्कुलर आया था कि अगर आप कॉम्बो टिकट लेते हो, जहां पे आप टिकट भी ले रहे हो, साथ में आप पॉपकॉर्न भी ले रहे हो और दूसरी भी फैसिलिटी ले रहे हो, दिस इज अ कंपोजिट सप्लाई। और यहां पे जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो माना जाएगा आपका मूवी। पर अगर आप इंडिपेंडेंटली खरीद रहे हो, मतलब टिकट अलग और पॉपकॉर्न अलग, तो अगर इंडिपेंडेंटली खरीद रहे हो तो सो फिर वो जो अलग अलग जीएसटी रेट है उसके हिसाब से माना जाएगा। ठीक है, जितना जल्दी रिवीजन हो पाए उतना बढ़िया। और घर पे भी जब रिवीजन करो तो जैसे मैं करा रहा हूं वैसे ही करना, आंख बंद करके। रिवीजन किताब के साथ कभी मत करना। देखो किताब के साथ रिवीजन करोगे तो हमेशा याद आएगा ही, बिना किताब के रिवीजन करना सीखो। बस ऐसे आंख बंद करो और देखो क्या क्या चीजें ध्यान आ रही है, क्या क्या चीजें ध्यान आ रही है ना, उससे कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई रहेगा।
क्योंकि जब किताब देखोगे ना तो आपको बार बार किताब देखने की आदत हो जाएगी। ठीक है, चलो सर, फिर हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन करा था किसका, स्केड्यूल नंबर 2। बहुत सिंपल है, स्केड्यूल 2 कभी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। स्केड्यूल 2 सिर्फ ये बताता है गुड्स है या सर्विसेज, क्योंकि सर जीएसटी में गुड्स का रेट अलग है और सर्विसेज का रेट अलग है। क्या सर हमें रेट भी ध्यान रखना है? नहीं, रेट आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। रेट आपको एग्जाम में लिखा हुआ आएगा कि इस पे इतना रेट है और इस पे इतना रेट है। तो मेरे ही और आपके बीच बात हो गई थी कि अगर परमानेंट ट्रांसफर है तो गुड्स, और अगर टेम्पररी ट्रांसफर है सर, टाइटल अगर ट्रांसफर हुआ गुड्स, भले आज हो या भले, दैट प्रॉपर्टी विल ट्रांसफर एट फ्यूचर डेट। तो प्रॉपर्टी आज ट्रांसफर हो जाए या प्रॉपर्टी कल ट्रांसफर हो जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जो भी अगर ईएमआई का भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें राजा गुड्स तो ट्रांसफर होंगे, आज नहीं होंगे, फ्यूचर डेट पे होंगे, पर होंगे तो सही ना, तो सर उसे भी क्या माना जाएगा? गुड्स। फिर राइट ट्रांसफर हुआ है, एग्जाम्पल रेंट। रेंट में आपको क्या ट्रांसफर होता है? उस प्रॉपर्टी को यूज करने का राइट ट्रांसफर होता है। अगर राइट ट्रांसफर हुआ है, दिस इज नॉट गुड्स, दिस इज व्हाट? सर्विसेज। लीज, टीनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस, ये सर्विसेज। मैंने आपको बताया था ईजमेंट, ध्यान है किसी को? ईजमेंट मतलब रास्ता आसान करना। रास्ते को आसान करने के लिए सामने वाला लैंडलॉर्ड आपसे थोड़ा बहुत पैसा मांग रहा है, उसी चीज को बोला जाता है क्या? ईजमेंट। लीज लेटिंग, ऑलवेज सर्विसेज। हाँ, एक चीज होती है जॉब वर्क। ये जॉब वर्क क्या होता है? देखो, जॉब वर्क का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास व्हाइट कलर की शर्ट है, इसका काम है कलर करने का। इसका काम किसका है? कलर करने का। ये बढ़िया कलर करता है और ये लोगों को भी अच्छा कलर करता है। तो मैंने व्हाइट कलर की शर्ट इसको ट्रांसफर करी, मैंने बोला एक काम करो, इस पे लाल कलर पोत दो। तंबाकू नहीं थूकना है, इस पे क्या करो? लाल कलर पोत दो। तो भैया बहुत बढ़िया, इसको व्हाइट कलर की शर्ट दी, इसने अपनी कारीगरी दिखाई और क्या कर दिया भैया, उस पे डाई वाई करके रेड कलर करके वापस से मुझे रिटर्न कर दी। ओरिजिनल गुड्स किसके थे? मेरे। इस ओरिजिनल गुड्स पे काम किसने करा? इसने, और फिर वापस से रिटर्न कर दिया। नाउ दिस इज नोन एज, पता है क्या? जॉब वर्क। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट कॉपी, टेस्ट कॉपी इज ऑल्सो जॉब वर्क। फॉर एग्जाम्पल मैंने टेस्ट लिया, अब मैंने पुराने बच्चे को बोला यार एक काम करो टेस्ट कॉपी चेक करो, टेस्ट कॉपी चेक करके वापस से मुझे ही दे देना। तो ओरिजिनल टेस्ट कॉपी मेरे पास थी, मैंने उसको दी, उसने काम करा और वापस से रिटर्न करके मुझे दे दिया। दिस इज व्हाट? जॉब वर्क। तो जॉब वर्क इज नॉट अ गुड, जॉब वर्क इज व्हाट? सर्विस। आउटसोर्सिंग कह सकते हो, पर आउटसोर्सिंग से अच्छा, आउटसोर्सिंग में बहुत सारे काम रहते हैं। वो तो आपने पूरा साल भर का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, यहाँ पे मैं पूरे साल भर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा हूं, मैं काम करा रहा हूं फिर उसके बाद वापस से ले रहा हूं। ठीक है, तो समझ में आया कि आपको जॉब वर्क क्या होता है? जॉब वर्क के बाद बिल्कुल ध्यान से समझना, हमारा बिजनेस है और हमारे बिजनेस में स्टॉक पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए का, और इस 1 लाख के स्टॉक पे 18,000 का जीएसटी, तो टोटल हो गया 1,18,000। अब हम शॉप को क्लोज कर रहे हैं, शटर डाल रहे हैं शॉप पे। सरकार बोल रही है कि भैया हमने तो आपको स्टॉक पे आईटीसी दे के रखी है 18,000 की, क्योंकि जब मैंने स्टॉक परचेज करा होगा तो मैंने आईटीसी तो ली होगी, मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट तो लिया होगा। अब दिक्कत किस बात की आ रही है ना, कि शॉप तो क्या हो रही है? क्लोज। और जब मुझे आईटीसी दी थी तो मेरे से सरकार ने एक वादा करा था, हम आपको इसलिए आईटीसी दे रहे हैं क्योंकि आप आगे से हमको जीएसटी लाके दोगे। अब मैं आगे से जीएसटी कैसे लाके दूं? शॉप तो क्या हो रही है? बंद हो रही है। तो अब सरकार ये आईटीसी तो वापस लेगी, पर ये आईटीसी वापस क्या कह के ले?
क्योंकि सप्लाई तो हो नहीं रही है। तो सरकार ने बोला ये जो स्टॉक आपकी दुकान पे पड़ा है ना, इसको हम डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका यह आएगा कि सर सप्लाई में तो दो जने होने चाहिए, एक पेस है और एक आप हो। पेस इज अ सप्लायर, यू आर दी रेसिपिएंट। तो सर कम से कम दो जने तो होने चाहिए। तो यहां पे ये बात तो समझ में आई, एक तो बिजनेस है, दूसरा कौन? तो सरकार ने बोला ये हम मान लेंगे डीम्ड सप्लाई टू प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। ठीक है। तो यार हमेशा याद रखना कि जब भी कोई भी स्टॉक, कोई भी असेट जो बिजनेस का है, जिसपे आपने आईटीसी लेके रखी है, अब आप बिजनेस को क्लोज कर रहे हो, अब आप बिजनेस को बंद कर रहे हो, तो आपको ये आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। क्योंकि सरकार ने आपको आईटीसी इसलिए दिया था क्योंकि सरकार को मालूम था कि आप इस स्टॉक को आगे बेचोगे, और आगे बेचोगे तो थोड़ा बहुत जीएसटी लाके दोगे। अब आप कमा के तो दे ही नहीं सकते क्योंकि आपकी शॉप बंद हो रही है। तो सरकार ने बोला ये जो स्टॉक है ना, इसको हम डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स मान लेंगे। पर डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स किसको मानोगे? तो डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स टू द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। बोलो बात क्लियर है क्या? अब एक और चीज, कभी कभार क्या होता है ना, पूरा का पूरा बिजनेस से ट्रांसफर हो जाता है, पूरा बिजनेस से ट्रांसफर हो रहा है। जैसे पेस, मैंने पेस को बोला यार एक काम करो, पूरा बिजनेस मुझे ट्रांसफर कर दो। इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज अ। सरकार ने बोला जब पूरा बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, मर्जर हो रहा है, अमलगमेशन हो रहा है, इसको हम सर्विसेज मानेंगे। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं, आगे जाके चैप्टर पढ़ेंगे हम एग्जम्पशन का, तो एग्जम्पशन चैप्टर में ये जो सर्विसेज है दीज आर एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब ये होता है कि अगर पेस ने पूरा बिजनेस मुझे 200 सीआर में बेचा, तो भैया सिर्फ 200 करोड़ में ही बेचा, इसके ऊपर कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी। मुझे एक बात बताओ, अगर इस पे जीएसटी की बातें करते तो कितना अन्याय हो जाता, क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी तो लगेगी लगेगी, अदर चार्जेस और लगेंगे, और उसके ऊपर आप 18% जीएसटी की भी बात करो। तो फिर सरकार ने बोला अगर पूरा बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम सर्विस मानेंगे, और आगे जाके पढ़ेंगे कि दिस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। बोलो बात क्लियर है? एक और चीज, मेरा बिजनेस बंद नहीं हो रहा है, मेरा बिजनेस मेरा ही सन चलाएगा आगे जाके। डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स कब माना सरकार ने? जब सरकार को डर लग रहा था कि भैया धंधा बंद हो रहा है। मैंने बोला बिजनेस बंद नहीं होगा, पर मेरी जगह पे मेरा बेटा चलाएगा, मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव चलाएगा, तो क्या कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं सर, तो थोड़ी कोई दिक्कत है। दिक्कत सिर्फ एक ही चीज में, क्या? जब बिजनेस बंद हो रहा है। बोलो बात क्लियर है क्या? तो यार वेयर एनी पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन है या टैक्सेबल पर्सन नहीं रहेगा, टैक्सेबल पर्सन नहीं रहेगा, तो जो भी गुड्स उसकी शॉप पे पड़ा है दिस विल बी कंसिडर्ड सप्लाइड बाय हिम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस टू द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। इसका एक्सेप्शन क्या है? अगर आपने बिजनेस किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करा, या अगर बिजनेस कौन चला रहा है? आपका रिप्रेजेंटेटिव चला रहा है। देखो सरकार को तो बस इस बात से मतलब है स्टॉक बिक जाना चाहिए, और बिकने के बाद इसके ऊपर जीएसटी आ जाना चाहिए। फिर आप लाके दो, या आप बिजनेस को ट्रांसफर करके कोई थर्ड पर्सन लाके दे, या आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाके दे। ठीक है सर। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स और सर्विसेज? सर्विसेज। अब रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में एक चीज मुझे आपको बतानी है, डेट इज टीनेंसी राइट। सब इधर ध्यान देना, ठीक है? टीनेंसी राइट कहो या पगड़ी सिस्टम कहो, किसी को मालूम है पगड़ी क्या होती है? पगड़ी, हाँ जी, ये वाली पगड़ी नहीं, एक और पगड़ी होती है एडवांस। एडवांस क्यों देते हैं भाई? प्रदीप जी बताओ। तो फिर पगड़ी और सिक्योरिटी डिपॉजिट में कुछ फर्क होता है या सेम होता है?
तो फिर ये तो सिक्योरिटी डिपॉजिट हुआ, पगड़ी वापस नहीं मिलती है, पगड़ी वापस मिलती है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं मिलता है। चलो ठीक है, आधा अधूरा आपको पता तो है, पूरा आज आप समझ लो कि व्हाट डू मीन बाय टर्म पगड़ी। पगड़ी कहो या इसे एक चीज कहो टीनेंसी राइट, दोनों समझाऊंगा क्या होता है। सबसे पहले समझना ये टीनेंसी राइट क्या होता है। साहिल सर लैंडलॉर्ड है और यहां पे एक लड़की है जिसका नाम है मानसी, मानसी छोड़ो ना, यहां पे एक लड़की है जिसका नाम है कियारा, ठीक है। कियारा बहुत टाइम से रहती है, और कहाँ रहती है, मेरे दिल में नहीं रहती है बेटा, कियारा मेरे घर में रहती है, बहुत टाइम से मेरे घर में रहती है और इसका रेंट है 20,000 रुपए पर मंथ। एक दूसरी प्रॉपर्टी है वहां पे, ठीक है। अब क्या हुआ ना, आलिया ने मेरे को अप्रोच करा, वाह वाह यार क्या पहुंच है अपनी इतनी, तो आलिया आलिया ने अपने को क्या करा अप्रोच। आलिया ने बोला कि सर एक काम करो, ये घर मुझे दे दो। मैंने बोला मैडम ये घर मैं आपको नहीं दे सकता हूं, ये घर ऑलरेडी दिया हुआ है किसको, कियारा को। मैंने बोला आलिया एक काम करो, तुम कियारा से बात कर लो, देखो मुझे तो 20,000 रुपए पर मंथ रेंट से मतलब है, फिर कियारा दे दे आलिया दे दे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने बोला आलिया तुम एक बात करो, तुम कियारा को कन्विंस करो, वो मेरे घर पे बहुत टाइम से रह रही है। आलिया ने कियारा को बोला यार कियारा ये घर छोड़ दो। कियारा बोल रही है मैं ये घर क्यों छोड़ू, मुझे 15 साल हो गए इस घर पे रहते हुए, अभी मैं ये घर नहीं छोड़ूंगी। आलिया ने बोला यार कियारा मैं तुम्हें 5 लाख रुपए देती हूं। मैं तुम्हें कितने रुपए देती हूं, 5 लाख। मैं 5 लाख इस बात के देना चाहती हूं क्योंकि तुम ये जो घर है ना, इस घर को छोड़ो और मैं इस घर में रहना चाहती हूं। ठीक है सर, ट्रांजैक्शन आपको समझ में आया क्या। सिंपल सा ट्रांजैक्शन क्या है कि बहुत टाइम से कियारा घर में रह रही है, अब कियारा घर छोड़ नहीं रही है, तो आलिया उसे कुछ पेमेंट दे रही है इस बात के लिए ताकि कियारा घर छोड़ दे। अब सर 5 लाख रुपए का पेमेंट दिया, सबसे पहले ये पेमेंट दिया क्यों, ये पेमेंट दिया गया टीनेंसी राइट को सरेंडर करने के लिए। सर ये टीनेंसी राइट क्या था, कोई भी एक इंसान 12 साल या उससे ज्यादा रह लेता है तो ऑटोमेटिकली उसके पास एक राइट आ जाता है जिसको बोलते हैं हम क्या, टीनेंसी राइट। और एक और चीज, आप अलग से भी लैंडलॉर्ड से टीनेंसी राइट खरीद सकते हो। अगर मेरे पास टीनेंसी राइट है तो उसके दो फायदे होते हैं। एक फायदा तो ये कि मैं प्रॉपर्टी को सबलेट कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं मैं, सबलेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेस है, ये वाला जितना भी राइट है, पेस को इधर टीनेंसी राइट हॉस्टल को ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि अब पेस सारी की सारी प्रॉपर्टी नहीं चलाने वाला, हॉस्टेलो सारी की सारी प्रॉपर्टी चलाएगा। तो हॉस्टेलो ऐसा थोड़ी प्रॉपर्टी चला सकता है, तो पेस सबसे पहले हॉस्टेलो को क्या ट्रांसफर करेगा, टीनेंसी राइट। इस टीनेंसी राइट के बलबूते पे हॉस्टेलो आगे जितने भी सारे बच्चे हैं उनको रेंट पे ये सब हॉस्टल के रूम्स देगा। ठीक है, एक फायदा तो ये हुआ कमर्शियल में। दूसरा टीनेंसी राइट का फायदा क्या है कि सर अगर ये कियारा को घर छोड़ना है तो इसको अपना टीनेंसी राइट सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लॉ के हिसाब से अब राइट इसके पास आ गया और आप इतनी आसानी से इसको घर खाली नहीं करा सकते हो। अब इस 5 लाख पे जीएसटी की बातें करें या नहीं करें, देखो बहुत सारे इश्यूज आए इस 5 लाख में। पहला इशू तो यह है कि इस 5 लाख पे स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, इस 5 लाख पे रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेगा। देखो जीएसटी वालों ने साफ बोला कि स्टाम्प ड्यूटी अलग है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस अलग है और जीएसटी अलग है। इस 5 लाख रुपए पे हम जीएसटी की बात करेंगे, क्या मान के करें, गुड्स मान के करें कि सर्विस मान के करें, सर्विस, क्योंकि यहां पे ट्रांसफर क्या हो रहा है, राइट, यहां पे एक अधिकार, रहने का अधिकार कियारा ट्रांसफर कर रही है किसको, आलिया को। दिस इज सरेंडरिंग ऑफ टीनेंसी राइट। तो ये हमारा जो टीनेंसी राइट है ये चला गया और इस 5 लाख पे जीएसटी लगेगा, ऑल दो स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस अलग से लग रहे। क्लियर है। दूसरी बात, साहिल सर लैंडलॉर्ड है,
और अब साहिल सर के पास वो क्या नाम है उसका, वो मुकेश अंबानी में कौन परफॉर्म करना है यार, रिहाना, हाँ पता नहीं कौन है ये, हाँ आई है आया है जो भी है। अब ये रिहाना भी आई और रिहाना ने बोला कि सर आपके घर पे रहना चाहती हूँ, आपकी जो प्रॉपर्टी वहां रहना चाहती हूँ। मैंने बोला रहो क्या दिक्कत है, बोले सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ। मैंने बोला क्या, बोले सर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। मैंने बोला तुम्हारा तो बहुत अच्छा है। तो मैंने बोला बताओ क्या प्रॉब्लम है। बोले सर मैंने ऐसा सुना है कि आप कोई भी टेनेंट को रखते हो, 1 साल के बाद आप उसको बोलते हो कि छोड़ के चले जाओ, और सर मैं यहाँ पे है ना कम से कम 10 से 15 साल तो रहूंगी। अब देखो रिहाना, रिहाना का भी प्रॉब्लम नहीं है ना, रिहाना भी सही बोल रही है। वो क्या चाहती है कि मैं इसको निकालूं, मैं इसको निकालूं। मैंने बोला देखो रिहाना, हमको है ना सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, टेनेंट आ तो जाता है पर टेनेंट रेंट देता ही नहीं है। आ तो जाता है पर हर महीने टेनेंट को बोलो रेंट रेंट रेंट, तो टेनेंट रेंट देता ही नहीं है। तो रिहाना बोलती इतनी सी बात है ना, एक काम करो आप मेरे से 5 लाख रुपए आज ले लो, हर महीने रेंट कम लेना। आप मेरे से आज कितने ले लो, 5 लाख, पर हर महीने रेंट सिर्फ कितना लेना, 2,000। मैंने बोला सबसे बढ़िया। मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही क्या थी, मैंने बोला देखो यार मेरे को सबसे बड़ी टेनेंट की प्रॉब्लम यह है कि साल भर के बाद टेनेंट को मैं बोलता हूं कि 10% रेंट बढ़ाना है, वो बोलता है प्रॉपर्टी छोड़ के जाना है। मैं तो खुद चाहता हूं कि प्रॉपर्टी में 10 से 15 साल कोई रहे। तो रिहाना ने बोला सर एक काम करो, मैं आपको 5 लाख देती हूं, इस 5 लाख में मुझे आप एक टीनेंसी राइट दे दो कि 10 साल तक मुझे कोई प्रॉपर्टी से नहीं उठाएगा, और 10 साल तक मैं ही इस प्रॉपर्टी पे रेंट पे रहूंगी, और आपका रेंट हर बार 10-10% से बढ़ता रहेगा। मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इसी सिस्टम को बोला जाता है क्या, पगड़ी सिस्टम। पगड़ी सिस्टम जनरली आजकल तो प्रिवेल बहुत कम करता है, इसलिए कम प्रिवेल करता है क्योंकि ये जो 5 लाख है ना, ये कच्चा पैसा है। ये कौन सा पैसा है, कच्चा, ना इसका कोई सबूत है ना इसका कोई प्रूफ है। आगे जाके जब रिहाना घर छोड़ेगी तो रिहाना बोलेगी कि अब तो मैं टेनेंसी राइट सरेंडर कर रही हूं, तो लाओ मेरे 5 लाख। तो फिर साहिल सर बोलेंगे कौन से 5 लाख, कहां है सबूत। वो बोलेगी मैंने दिए थे। मैंने बोला ऐसे तो बहुत सारे लोग मेरे को पैसे देते हैं, वेयर इज द प्रूफ, क्योंकि सारा ट्रांजेक्शन किसमें होने वाला है। अच्छा कोर्ट भी इस पे कुछ नहीं कर सकता। क्या करेगा कोर्ट, मेरे पापा का शॉप गया था पगड़ी सिस्टम में, कोर्ट में 15 साल तक केस चला था, 15 साल तक। मतलब रोज जाना है पापा को, रोज दादाजी को जाना है कोर्ट के चक्कर लगाने, बस मुद्दा इतना सा, और अमाउंट भी 5 लाख ही रहा। बस मुद्दा सिर्फ इतना सा था कि भैया 5 लाख का प्रूफ का है। और हम ठहरे आजकल के नौजवान, अपने को अलग ही गुस्सा, और अपन तो चार्टेड अकाउंटेंट, हम वो सुना रहे घर वालों को, बोला भैया जब 5 लाख दिए थे तो बैंक से देने थे, कैश में क्यों दिए। और वो दिए थे कुछ 25 साल पहले, और 25 साल पहले पता है क्या हुआ था, 25 साल पहले दिए थे तो किसी और बूढ़े आदमी को, वो तो मर गया। अब उसका बेटा पता है क्या बोल रहा है, 5 लाख मेरे पास आई नहीं। अभी कर तो क्या सकते, कुछ कर ही नहीं सकते ना। तो ये सारे सिस्टम अभी पूरे बंद हो गए। अभी फिर भी कहीं कहीं पे महाराष्ट्र में दिखेगा, कहीं कहीं पे एमपी पे दिखेगा, कौन सा सिस्टम, पगड़ी। ये जो 5 लाख है इसी को क्या बोला जाता है, पगड़ी। जितनी भी सारी ट्रस्ट की शॉप्स होती है, राजवाड़ा देखा है आपने, वहां पे सारी शॉप्स ट्रस्ट की, तो जितनी सारी शॉप्स ट्रस्ट की होती है जिसकी कोई रजिस्ट्री वजिस्ट्री नहीं होती है, उस पे आज भी क्या चलता है, पगड़ी। हाँ जी, बोलो बात क्लियर है क्या, पक्का। तो सर ये जो पगड़ी सिस्टम में 5 लाख रुपए का रेंट गया है, क्या इस पे भी जीएसटी की बातें होगी, हाँ सर इस पे भी जीएसटी की बातें होगी। है ये कुछ नहीं, हर महीने आपका 10-10 हजार रेंट लगता, पर अब हर महीने 10 हजार रेंट नहीं लग रहा है, हर महीने रेंट कितना लग रहा है, 2 हजार, पर सामने वाले ने एडवांस में कितने मांग लिए, 5 लाख। ठीक है, तो चाहे इनकमिंग टेनेंट आए, इनकमिंग टेनेंट कोई भी पैसा हमें पगड़ी का दे, चाहे जब टेनेंट छोड़ के जा रहा है तो वो अपना टीनेंसी राइट किसी और थर्ड पार्टी को सरेंडर कर रहा है, इस टीनेंसी राइट पे जीएसटी की बातें होगी, गुड्स मान के नहीं, सर्विस मान के।
अच्छा, एग्जाम में वो घुमा सकता है कि इस पे स्टैम्प ड्यूटी लगेगा, इस पे रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इतनी बात क्लियर है। एक और बात, एक चीज होती है, मतलब एग्जम्पशन चैप्टर को मुझे यहां पे लिंक करना पड़ेगा, दैट इज रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। सर ये रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंशियल पर्पस होता क्या है? मेरा घर और आप लोग सीए इंटर के बच्चे, आपने बोला सर हमारे पास रहने की जगह नहीं है, आप हमें रहने की जगह दो। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं तुम्हें रहने की जगह देता हूं, 10,000 रुपए रेंट देना। इस प्रॉपर्टी को तुम किस पर्पस के लिए यूज करोगे? रेसिडेंशियल पर्पस, रहने के लिए यूज करोगे। तो सरकार ने सिंपल सा बोला कि इस प्रॉपर्टी पे कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी, बस तुम मुझे हर महीने 10,000 का रेंट दे देना, इस पे तुम्हें कोई जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि यूज कौन सा है? रेसिडेंशियल। पर कल को तुम ऐसा बोलो कि सर मुझे घर तो लेना है, पर घर में मैं कोचिंग चलाऊंगा। मैंने बोला वाह यार, घर तो लेना है पर घर पे मैं क्या चलाऊंगा? कोचिंग। अब ये जो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है, ये रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज आ रहा है या कमर्शियल पर्पस के लिए? कमर्शियल पर्पस। तो क्या फिर जीएसटी की बात हो जाएगी? हाँ। अब सुनो ध्यान से, अगर ये एग्जेम्प्ट है तो जो इसके ऊपर के टेनेंसी राइट है उस पे मैं जीएसटी लगाऊं कि टेनेंसी राइट को भी एग्जेम्प्ट करूं? आप ही बताओ लॉजिकली। राजा एक बात बताओ ना, जब मैंने रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को ही एग्जेम्प्ट कर दिया है तो फिर टेनेंसी राइट पे क्यों लगाऊं? जो घर का रेंट है वो घर का रेंट ही एग्जेम्प्टेड है, तो जो उसके ऊपर टेनेंसी राइट है उसके ऊपर भी कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। ठीक है, बोलो बात क्लियर हुई क्या? तो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंशियल यूज दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अगर वो ही जीएसटी से एग्जेम्प्ट है तो जो इसके ऊपर टेनेंसी राइट है उसके ऊपर भी जीएसटी की बातें नहीं होगी। बढ़ूं आगे? पक्का समझ में आया आपको ये टेनेंसी राइट का क्या है? सर बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स ऑलवेज सर्विसेज। एक और चीज, सॉफ्टवेयर बनाया, रेडीमेड सॉफ्टवेयर बनाया गुड्स, कस्टमाइज करके सॉफ्टवेयर बनाया सर्विसेज। अगर किसी को टेम्पररी कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क टेम्पररी ट्रांसफर करा, दिस इज सर्विसेज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कराया, मॉडिफिकेशन कराया, अपग्रेडेशन कराया, दिस इज सर्विसेज। और आप यहीं पे कहीं पे लिख लो कि रेडीमेड सॉफ्टवेयर खरीदा, गुड्स। एक और चीज, नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट। नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि देखो क्या हुआ ना, ये जो है ना बहुत शातिर इंसान है, इसने बोला यार माशाल्लाह सर जीएसटी तो बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं और मजा ही आ रहा है जीएसटी पढ़ने में। इसने बोला यार सर की फीस थोड़ी ज्यादा है। इसने क्या दिमाग लगाया, इसने अपनी छोटी सी कोचिंग खोली। नाम क्या तुम्हारा? पार्शु। जीएसटी विद पार्शु, दीपांशु, प्रांशु। जीएसटी विद प्रांशु करके इसने कोचिंग खोली। सुबह सुबह को लेक्चर लगता था, शाम को ये अपनी क्लास में वही हूबहू पढ़ाता था। जो सुबह को मैं बोलूं वो शाम को हूबहू ये पढ़ा है। लोगों ने बोला यार ये तो सेम पढ़ा रहा है साहिल सर जैसा। तो फिर मेरी फीस ज्यादा थी, इसकी फीस कम थी, तो लोग इसको ज्वाइन करने लगे। मैंने बोला यार प्रांशु क्या बात है, जिस दिन अपनी क्लास की छुट्टी रहती है उस दिन तुम्हारी भी क्लास बंद रहती है और सबसे ज्यादा आईटी वालों को तुम ही परेशान करते हो, लेक्चर अपलोड करो, लेक्चर अपलोड करो। बोले हाँ सर अब क्या कर सकते हैं। मैंने बोला इधर आओ, तुम बहुत तेज चल रहे हो, बहुत शाणे बन रहे हो। बोले सर मैं क्या शाणा बन रहा हूँ? मैंने बोला मैंने सुना है कि तुम जीएसटी पढ़ाते हो। बोले हाँ सर पढ़ाता हूँ। मैंने बोला बताओ कल क्या पढ़ाओगे? बोले वो सर कल लेक्चर डलेगा तब बताऊंगा। मैं बोला हाँ वाह। बोला एक काम करो, कितने कमा लेते हो? जिसने बोला सर देखो 10 लाख रुपए मैं निकाल लेता हूँ सिर्फ जीएसटी जीएसटी पढ़ा के। बोला काम करो, ये 50 लाख पकड़ो, कल से क्लासेस बंद करो, कल से क्लासेस बंद करो। इसने बोला सर 50 देने की जरूरत ही नहीं थी, मैं तो 20 में ही मान जाता। बोला ठीक है ठीक है। अब तेरे को जो पैसे दिए जा रहे हैं
वो जीएसटी पढ़ाने के दिए जा रहे हैं या जीएसटी ना पढ़ाने के? ना पढ़ाने के। इसको बोला जाता है नॉट टू डू समथिंग। अब नॉट टू डू समथिंग इज अ गुड्स और अ सर्विस? सर्विस। तो अगर कुछ ना करा, दैट इज कंसेंटिंग टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट, टॉलरेट और टू डू एन एक्ट, इसे क्या माना जाता है? सर्विसेज। ठीक है सर, किसी को राइट ट्रांसफर करा, ऑलवेज सर्विसेज। एक और चीज मुझे बताना, फॉर एग्जाम्पल ये जो कंप्यूटर है, ये प्रेरक सर घर पे लेके गए फॉर प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज के लिए लेके गए घर पे, और फिर 10 दिन के बाद इसको वापस से बिजनेस में लेके आए। अब ये जब घर पे गया फॉर प्राइवेट यूज, नाउ इट इज अ गुड्स और सर्विसेज? सर्विसेज, क्योंकि सर ये सेल नहीं हुआ, ये टेम्पररी ट्रांसफर हुआ, और टेम्पररी ट्रांसफर होने के बाद वापस से आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है? फिर वर्क कॉन्ट्रैक्ट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट मतलब, वर्क कॉन्ट्रैक्ट मतलब ठेका देना। कैसा सर? ये इतनी बड़ी आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, इतनी बड़ी बिल्डिंग में सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, पेस ने, प्रेरक सर ने ज्यादा कुछ काम नहीं करा। प्रेरक सर ने पूरा का पूरा ठेका दे दिया एक ठेकेदार को। उस ठेकेदार को बोला भैया गुड्स भी तू लाना, लेबर भी तू लाना, सब कुछ तू ही करना, जितना तेरा कॉस्ट लगे ऊपर का 10% मैं तुझे दे दूंगा। इसको बोला जाता है क्या? वर्क कॉन्ट्रैक्ट। एक और कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे प्रेरक सर खुद सामान लाके दे रहे हैं, बस सामने वाले से लेबर की सर्विसेज ले रहे हैं। दिस इज नॉट वर्क कॉन्ट्रैक्ट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि सर लेबर भी सामने वाले का और मटेरियल भी सामने वाले का। अच्छा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट को गुड्स माने या सर्विसेज? वर्क कॉन्ट्रैक्ट को सर्विसेज, क्योंकि सर इंपॉर्टेंट है लेबर की सर्विसेज। हुआ तो ये कंपोजिट, जहां पे मटेरियल भी आ गया और लेबर भी। मटेरियल इज नॉट इंपॉर्टेंट, मटेरियल तो प्रेरक सर खुद भी ला सकते थे, पर क्या प्रेरक सर ईंट लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते ना भाई। तो मटेरियल इज नॉट इंपॉर्टेंट, मटेरियल तो कोई भी ला सकता है, इंपॉर्टेंट क्या है सर? लेबर। बोलो बात क्लियर है क्या? उसी को बोला जाता है क्या? वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप तारक मेहता देखते हो तो सखाराम, सखाराम को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था पेंट का, और सखाराम ने बोला यार ये जेठालाल, हमारा सबसे ज्यादा पैसा बचता है किसमें? कलर में, और कलर ही तू लाएगा, कलर ही कौन ला रहे? जेठालाल। अच्छा, उसी को तो बोलते थे वर्क कॉन्ट्रैक्ट। उसको क्या बोलते थे हम? वर्क कॉन्ट्रैक्ट। कि कलर भी सखाराम लाएगा, लगाएगा भी सखाराम, लेबर भी सखाराम लाएगा, बस आप दे देना क्या? पैसा। खत्म। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट गुड्स, वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज सर्विसेज। और कल ही मैंने बताया था फूड लो, ड्रिंक्स लो, अदर देन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्योंकि एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी की बात नहीं होती है, उस पे वैट और एक्साइज की बातें होती है। तो जब भी हम और हमारे दोस्त कहीं पे जाते हैं ना, वो पूरा बिल मेरे को ही पकड़ाते हैं, बोले ये ले चेक कर। तो ये चेक करने में मुझे चेक करना पड़ता है कि बॉटल पे क्या लगाया, मेरे लिए नहीं बोल रहा हूं, उनके लिए। तो ये चेक करना पड़ता है कि भैया जो लिकर है उस पे क्या लगाया। तो जब भी जीएसटी का बिल बनता है ना, तो वो अलग बनता है, ऊपर अलग लिखा रहेगा और लिकर पे अलग से नीचे लिखा होगा क्या? वैट। बोलो बात क्लियर है क्या? तो सर फूड एंड ड्रिंक्स आर सर्विस। ठीक है, और उसके बाद एक और सर्कुलर है एओपी और बीओआई के बारे में। एओपी बीओआई स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब समझना ध्यान से, हम सबने एक ग्रुप बना दिया जिसका नाम है बंक मारो क्लास। ठीक है, हमने बना दिया क्या? बंक मारो क्लास। और इस बंक मारो क्लास बहुत ही चल रहा है, ये बंक मारो क्लास। इसके अलग अलग मेंबर बनते जा रहे हैं, पहले से ही 3 मेंबर है इसमें, मानसी, आकाश और प्रशांत। सर ये बंक मारो क्लास क्या करता है? इसका काम बहुत बढ़िया है। ये बंक मारो क्लास क्लास बंक कराने में मदद करता है। जिसको भी क्लास बंक करनी हो, किधर आओ, बंक मारो क्लास। इनको भी लगा बढ़िया काम है यार, तो और भी 2-3 लोग जुड़े। एक तो प्रदीप जुड़ा, प्रदीप ने बोला मैं तुम्हारी मार्केटिंग करूंगा, बहुत ही बढ़िया। एक ये जुड़ा, क्या नाम है इसका? प्रांशु। और आपका क्या नाम है? तनीषा। ये और भी जुड़े। इन्होंने बोला भैया हम पैसे लेते हैं, हम फोकट में नहीं जोड़ते,
ग्रुप में जोड़ने के हम ऐसे नहीं जोड़ते, ग्रुप में पैसा देना पड़ेगा फिर ही जोड़ेंगे। तो भैया इन तीनों ने दिए 500 रुपए, 500 रुपए प्रदीप ने, 500 प्राशु ने और 500 किसने, तनीश। अब डाउट ये आया कि ये जो एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल है और ये जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, ये सर्विसेज दे रहे हैं इन 6 लोगों को। सबसे पहले डाउट ये आया कि इन्होंने बोला बंक मारो क्लास ने कि भैया हम अलग अलग थोड़ी हैं, हम तो एक ही हैं। वो तो कंपनी में आपने पढ़ा होगा सेपरेट लीगल एंटिटी, यहां पे काय का सेपरेट लीगल एंटिटी। और इन्होंने जीएसटी काउंसिल के सामने एक बात रखी कि भला एक इंसान खुद को कैसे सर्विस दे सकता है। जीएसटी काउंसिल में, हाँ यार बात तो सही है कि सर्विस और गुड्स देने के लिए कितने जने चाहिए, 2 जने। मैं अकेला ही अपने आप को कैसे सर्विसेज दूं। इन्होंने बोला देखो बंक मारो क्लास में 6 जने, और ऐसा थोड़ी होगा कि मानसी को सर्विसेज दे रही है, कम से कम 2 जने चाहिए। जीएसटी डिपार्टमेंट वाले बोला ओ भाई इन दोनों को हम पता है क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, सेम माने या अलग अलग, अलग। इन दोनों को क्या माना जाएगा, डिस्टिंक्ट। अब ये बात लॉ में तो लिखी नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया। सुप्रीम कोर्ट वालों ने बोला गलत कहां बोल रहे बंक मारो क्लास, सुप्रीम कोर्ट ने बोला सही बोल रहे हैं, कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। ये कोई कंपनी थोड़ी है जो आप बोलो सेपरेट लीगल एंटिटी, ये कोई पार्टनरशिप भी नहीं है, ये तो क्या है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब लॉ में बात तो लिखी नहीं थी, क्या सुप्रीम कोर्ट की बात को भी बदला जा सकता है। हाँ आज तक आप समझते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स बॉडी, भला सुप्रीम कोर्ट की बात को कैसे बदलेंगे, ये देश है और ये देश में सुप्रीम कोर्ट की बात को भी बदला जा सकता है, लॉ में ही चेंज कर दो। और पता है क्या लिखा, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर एक्ट और एनी अदर डिक्री और एनी अदर कोर्ट ऑर्डर, वो सब तेल लेने गया। जहां पे जो भी लिखा है वो सब मानेंगे नहीं। हम तो शुरू से ऐसा ही मान रहे थे कि ये दोनों क्या है, डिस्ट्रिक्ट। ये तो आपकी गलती है, आपने इंटरप्रिटेशन गलत करा। तो हम तो शुरू से रेट्रो, अच्छा ये लोग इतने बेकार हैं कि प्रोस्पेक्टिव नहीं लाते, रेट्रोस। तुम सोचो कोई अगर क्लब है, उस क्लब ने मेंबर से जीएसटी नहीं लिया, ये मानते हुए कि भैया क्लब और मेंबर अलग अलग थोड़ी है, 5 साल से चल रहा था। अब 5 साल के बाद ऐसा लॉ में अमेंडमेंट आया, सोचो 5 साल का पुराना जीएसटी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पेनल्टी अलग से देनी पड़ेगी, ये सब देना पड़ेगा। तो भाई ऐसा केसेस आते हैं क्या, हाँ सर ऐसे केसेस आते हैं। तो आज से आप ध्यान रखना कि कोई भी एओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और जो उसके मेंबर हैं, इन मेंबर और एओआई को अलग अलग माना जाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। और ये जो सर्विसेज दे रहे हैं बदले में ये कुछ भी पैसे ले रहे हैं, क्या इसके ऊपर जीएसटी की बातें होगी, हाँ सर इसके ऊपर जीएसटी की बातें होगी। बोलो बात क्लियर है क्या। एक चीज याद रखना, मेंबरशिप फीस को गुड्स माना जाता है या सर्विसेज, सर मेंबरशिप फीस को तो सर्विसेज माना जाता है, पर अगर एओपी बीओआई कोई गुड्स दे रहे हैं इनको तो वो माना जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स। बोलो इतनी बात क्लियर हुई क्या, स्केड्यूल नंबर 2 पूरा पूरा क्लियर हुआ, पक्का। एक बार ये वाला क्वेश्चन बता दो फटाफट से। जल्दी 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 जल्दी, है या नहीं है, नहीं है, है ना, ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस नहीं है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सर्विसेज। टेम्पररी ट्रांसफर पढ़ो, टेम्पररी ट्रांसफर इज सर्विसेज। सेल ऑफ पर्सनल कार टू अ डीलर, राजा पर्सनल कार अगर डीलर को बेच रहे हैं तो भैया ये तो सप्लाई नहीं बना, क्योंकि सप्लाई बनने के लिए 3 चीजें चाहिए, एक्टिविटी, बिजनेस और कंसिडरेशन। सर भले एक्टिविटी है, कंसिडरेशन है, पर क्या नहीं है, बिजनेस नहीं है। तो जब ये सप्लाई ही नहीं बना
तो फिर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज की बात ही नहीं आती। चलो फटाफट से बताना जल्दी, रैपिड फायर। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स या सर्विसेज? सर्विसेज। ये एमसीक्यू क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के सारे, और पिछले सारे क्वेश्चन हम 3 अटेम्प्ट से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये वाला अटेम्प्ट हो गया, जो अभी आएगा वो पेपर करेंगे, और पिछले 3 अटेम्प्ट। पेपर जीएसटी का बहुत सिंपल आता है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। और मैं आपके 2 से 3 मॉक टेस्ट भी लूंगा। पिछली क्लास वालों से आप पूछ लेना कि जीएसटी के कितने पूरे पूरे मॉक टेस्ट हुए थे, और क्या सर ने पर्सनली फोन करा था। बस ये पूछना, बोलना सर ने क्या पर्सनली फोन। मैंने एक एक बच्चे को पर्सनली फोन करके बताया कि बेटा तू ये गड़बड़ कर रहा है, तू ये गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आर कंपलसरी। आप टेस्ट दो या मत दो, उससे कोई लेना देना नहीं है, पूरे पूरे मॉक टेस्ट दो, उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स या सर्विसेज? सर्विसेज। फिर गुड्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ बिजनेस असेट आर ट्रांसफर्ड आउट, ये क्या है हमारा? राइट, राइट राइट राइट, पूरा नहीं, सिर्फ राइट इज सर्विसेज। सर ट्रांसफर ऑफ टाइटल प्रॉपर्टी शेल पास एट फ्यूचर डेट, भले आज ट्रांसफर हो या फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। और एनी ट्रीटमेंट और पर्सन विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड, इसे बोलते क्या टेक्निकल भाषा में? जॉब वर्क। क्या बोलते हैं इसको हम? जॉब वर्क। जॉब वर्क इज अ सर्विसेज। और ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, डेवलपमेंट एंड डिजाइन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर सर्विसेज पर सेल ऑफ प्री पैकेज्ड सॉफ्टवेयर गुड्स, ठीक है। बोलो बात क्लियर है क्या? अब सुनना ध्यान से, अपन एग्जांपल लेंगे। तुम्हारा क्या नाम है? पास, निशांत, ठीक है। देखो मेरी एक कपड़े की शॉप है, वाओ सर। अब ये कपड़े की शॉप के बाहर क्या हुआ ना, अच्छी शॉप चल रही थी। निशांत ने बोला कि सर मैं कुल्फी बेचना चाहता हूं। निशांत ने क्या बोला? कुल्फी बेचना चाहता हूं। बोला निशांत तुम्हें यही जगह मिली? बोले हाँ सर, यहाँ हरियाली बहुत है, यहाँ पे मैं कुल्फी बेचना चाहता हूं। मैंने बोला वाह यार निशांत। तो निशांत से किराया लें या ऐसे ही छोड़ दें? हाँ, मेरी शॉप के आगे निशांत एक छोटी सी शॉप लगा रहा है, निशांत से किराया लें या छोड़ दें? मेरी बड़ी सी शॉप है कपड़े की, और ये कपड़े की शॉप के आगे अपना छोटा सा कुल्फी का ठेला लगाएगा और आवाज लगाएगा कुल्फी ले लो टाणा, कुल्फी ले लो टाणा, बस ऐसे करके ये आवाज लगाएगा। मैंने बोला निशांत भाई तुम्हारे इस एक्ट को हम टॉलरेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टॉलरेट। और इस टॉलरेट के बदले में तुम हमें महीने के 10,000 रुपए दो। भले प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, प्रॉपर्टी म्यूनिसिपैलिटी की, प्रॉपर्टी नगर निगम की, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तुम ये जो एक्ट कर रहे हो ना, इसको हम क्या कर रहे हैं? टॉलरेट। अब टॉलरेट तो मैं कर रहा हूं, इस पे जीएसटी लगाए या नहीं लगाए? अभी समझो ना ध्यान से। क्या निशांत और मेरे बीच एग्रीमेंट हुआ होगा? 100% एग्रीमेंट हुआ होगा। बिना एग्रीमेंट की लगाएगा कैसे? इसको और मेरे को एग्रीमेंट करना पड़ेगा। ये बोलेगा कि सर मैं साल भर तक आपकी दुकान के आगे ये छोटा सा जो मेरी रेडी है, ये जो छोटी सी मेरा ठेला है, इसको मैं लगाऊंगा। मैं बोला ठीक है, क्या तुम कुछ कंसिडरेशन दोगे? हाँ? तभी तो जीएसटी की बातें करेंगे। तो एग्रीमेंट और कंसिडरेशन अगर दोनों चीजें हैं, तो फिर जीएसटी की बातें हम ऐसे एक्ट पे भी करेंगे जहां पे कोई इंसान क्या कर रहा है? टॉलरेट कर रहा है। दूसरा एग्जांपल, ये पेस की बढ़िया बिल्डिंग है, यहां पे हम शानदार पढ़ा रहे थे। पास में एक आंटी आई। आंटी ने बोला प्रेरक सर, ओ प्रेरक सर। प्रेरक सर ने बोला मैं शादीशुदा हूं। आंटी ने बोला प्रेरक सर आप शादीशुदा, उसकी बात नहीं है, ये जो आप इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते हो ना, हमको बड़ा डिस्टरबेंस होता है। तो प्रेरक सर ने बोला भैया 50 करोड़ रुपए बिल्डिंग के लगाए। आंटी ने बोला साउंड प्रूफिंग कराओ। प्रेरक सर ने बोला ऐसा नहीं हो पाएगा, पहले ही बिल्डिंग में सारे पैसे जा चुके हैं, अब कहें कि साउंड प्रूफिंग। पर आंटी बोल रही है भैया हमको इतना शोर आता है, हम क्या करें? अब मुझे एक बात बताओ, प्रेरक सर ने आंटी की बात मान ली, नहीं तो आंटी पुलिस बुला लेगी।
तो प्रेरक सर ने आंटी की बात मान ली, पर आंटी ने प्रेरक सर को पैसे दिए साउंड प्रूफिंग के। आंटी ने काहे के पैसे दिए? अब प्रेरक सर एक्ट को टॉलरेट कर रहे हैं कि सर प्रेरक सर एक्ट कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं। दिस इज टू डू एन एक्ट। एक तो हमने देखा टॉलरेट, सर सरकार ने बोला ये जो आंटी ने साउंड प्रूफिंग के पैसे दिए, दिस इज डू एन एक्ट। इस पे भी हम जीएसटी की बातें करेंगे, बस दो चीजें फुलफिल होनी चाहिए, क्या? एग्रीमेंट और कंसिडरेशन। अगर इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाए और कंसिडरेशन तो है ही, पैसा तो फ्लो हो ही रहा है, सही है सर। एक और एग्जांपल लेते हैं, स्कूल। स्कूल तो आप जाते ही होगे ना। अब स्कूल में क्या होता है ना, ऐसे सैनिटीज, अटेंडेंस, और बिल्कुल ऐसा बैंड बजता है और ऐसे चिल्ला चिल्ला के बैंड बजता है, जन गण मन, आस पास के सारे लोग अवेयर हो जाते हैं। और ये मैडम का घर स्कूल के पास में ही था। ये मैडम गई स्कूल में, बोले मैं 12 बजे उठती हूं और ये 7 बजे बजाते हो तुम जन गण मन। मेरी नींद अलार्म को तो मैं स्नूज कर सकती हूं, भला आपको स्नूज कैसे करूं? उसके लिए मुझे बेड से उठना पड़ता है, और एक बार मैं बेड से उठ गई तो गई नींद। मैडम गई स्कूल में और मैडम ने स्कूल को बोला, भैया स्कूल, ये जो जन गण मन चला रहे हो ना, इसका साउंड थोड़ा कम करो, इसका साउंड थोड़ा क्या करो, कम करो। अच्छा, ये जन गण मन, स्कूल वालों ने बोला मैडम हम साउंड कम नहीं करेंगे, आप एक काम करो पैसे ले लो हमसे। इसने बोला मैं इसलिए तो आई थी, मनी मन इसने बोला मैं इसलिए तो आई थी। स्कूल वाले अब इसको पैसा दे रहे हैं। अच्छा, ये किस बात का पैसा ले रही है? गाना सुनने का कि टॉलरेट करने का? टॉलरेट करने। तो भैया कल हम ये देखेंगे कि जब ये टॉलरेट के एक्ट होते हैं, टॉलरेट, रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, रिफ्रेन मतलब कुछ ना करना, और टू डू एन एक्ट, इसके ऊपर भी जीएसटी की बातें होती हैं। अगर दो कंडीशन फुलफिल हो जाए, एग्रीमेंट प्लस, ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।